आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या फिर मोस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूं कि पूरे इन सिलेबस का जो वेटेज है वो देखा जाए तो 30% के लगभग 30 to 35% एरिया जो है कवर करता है आपका पेपर के लिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं या फिर जिन पे आपको ज्यादा कह सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पर आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो गेन कर पाएं और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आपको पहुंचने में वो जो टॉपिक्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए जानते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। हेलो साथियों, नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं अतुल तिवारी आप सभी का करियर अड्डा पे स्वागत करता हूं और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं या फिर मोस्ट स्कोरिंग जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जिनको कि आपको कवर करना चाहिए, क्योंकि 2026 अगर आप सीयूटी पीजी एग्जाम देने जा रहे हैं तो इन टॉपिक्स को कवर करना बहुत ही जरूरी रहेगा, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग और हाई वेटेज टॉपिक हैं जो कि आपके एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन इसी एरिया से कवर किए जाते हैं। क्योंकि देखिए अब वक्त आ गया है कि नोटिफिकेशन कभी भी रिलीज हो सकता है, क्योंकि जनरली अगर हम देखेंगे प्रीवियस ईयर के जो ट्रेंड देखें नोटिफिकेशन रिलीज होने का, तो एनटीए जो हमेशा जो नोटिफिकेशन रिलीज करता है दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में सीयूटी पीजी का नोटिफिकेशन रिलीज कर देता है। तो इसी में अगर मैं बात करूं कि जो बच्चे HQP 09 यानी कि अगर आप हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए अपियर होना चाह रहे हैं या पेपर कोड जो मैंने बताया HQP 09, तो इसके लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं जो आपको ज्यादा फोकस करने हैं या फिर जिन पे आपको ज्यादा कह सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है, जिसके बेसिस पर आप मैक्सिमम स्कोर जो है वो गेन कर पाएं और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक आपको पहुंचने में वो जो टॉपिक्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो आइए जानते हैं वो टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए पेपर कोड तो नो डाउट जो बच्चे हमारे HQP 09 पेपर कोड है आप लोग अपियर होते हैं, ठीक है, जो बच्चे हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए जा रहे हैं तो उनको HQP 09 पेपर कोड चेंज करना पड़ेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, जो आपके टॉपिक आ जाते हैं जो मोस्ट स्कोरिंग या जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर स्टोन एज से यहाँ से तीन क्वेश्चन मिनिमम पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। और इसका जो वेटेज रहता है एंशिएंट हिस्ट्री की अगर मैं बात कर लेता हूँ कि पूरे इन सिलेबस का जो वेटेज है वो देखा जाए तो 30% के लगभग 30 to 35% एरिया जो है कवर करता है आपका पेपर के लिए, ठीक है। तो स्टोन एज की बात करें, स्टोन एज में जो क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि कहाँ से कौन सी चीजें डिस्कवर की गई या फिर जो साइट हैं पैलियोलिथिक, चैल्कोलिथिक या नियोलिथिक साइट्स जो हैं वो कौन कौन सी साइट हैं जो डिस्कवर की गई हैं, ठीक है, वहां से क्या एविडेंसेस मिले हैं, किसने उस साइट को डिस्कवर किया है। तो ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वो यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको कवर करना है। सेम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर लेते हैं और वैदिक एज यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में कि वो कौन सी साइट है, किस प्लेस पर है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस रिवर के किनारे पर है, ठीक है, या फिर वहां से क्या डिस्कवर किया गया, वहां के स्पेशल फीचर्स क्या थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ से पूछी जाती हैं। पोट्री यहाँ पर कैसी मिली है, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या थी, इकोनॉमी जो कंडीशन थी वो कैसी थी। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन हैं वो आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको कवर करना पड़ेगा। वैदिक एज की बात कर लेते हैं, वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या रहा, यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी होती है स्पेशली जो यहाँ पे कह सकते हैं समितियां रही हैं या फिर जो कमेटी रही है वो कौन कौन सी बनाई गई, असेंबलीज जो रही हैं वो कौन सी थी, तो किस टाइप उनमें कौन होता था हेड, उसमें मेंबर कितने होते थे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि जो इस समय पर जो गॉड रहे हैं, जो डाइटी थे, उनके बारे में पूछा जाता है, कौन रहा, किसके बारे में ज्यादा यहाँ पर बात की गई है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनते हैं, तो आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैदिक एज में आप देखेंगे तो वैदिक एज में कौन कौन से यहाँ पे जो कह सकते हैं कि जो लिटरेरी वर्क हुआ या लिटरेचर्स हैं वो कौन से फाइंड किए गए, जैसे अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद और ऋग्वेद की बात करें, पुराण है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, इनको कवर करना है। महाजनपदों की बात करें तो महाजनपद में देखा जाए 16 महाजनपद हैं। महाजनपद में कैपिटल क्या थी, कहाँ पर लोकेटेड है, उनमें किसने रूल किया था, ठीक है। सबसे पहला महाजनपद कौन था, बड़ा कौन सा रहा, उनकी कह सकते हैं जो इकोनॉमी कंडीशन रही है वो कैसी थी, ठीक है, विलेज इकोनॉमी कैसी रही है, उन्होंने जो आर्ट और आर्किटेक्चर डिजाइन किए हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। अगर मैं बात कर लेता हूँ बुद्धिज्म और जैनिज्म में, तो पूरा बुद्धिज्म और जैनिज्म का पूरा सेक्शन कवर करना पड़ेगा कि इनमें देखा जाए तो जो महात्मा बुद्ध की बात करें या गौतम बुद्ध जी की बात करें तो उन्होंने जो बुद्धिज्म में क्या उन्होंने सरमन दिया, क्या जो उन्होंने अलाइनमेंट किया था, उनको अलाइनमेंट गेन हुआ था, तो उन्होंने जो स्पीच दिया, जो उन लोगों को सिखाया, जो नॉलेज दिया, उनमें क्या क्या कहा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने कौन कौन से पाथ बताए थे सॉल्वेशन के लिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको कवर करनी पड़ेगी। कौन से वहाँ पे लिटरेरी वर्क हुआ है, लिटरेचर्स कौन से लिखे गए थे वो बताना है आपको। और बुद्धिज्म के बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो बेसिक प्रिंसिपल बुद्धिज्म के हैं वो आपको कवर करने पड़ेंगे। सेम जैनिज्म की बात करें तो महात्मा महावीर स्वामी जी की बात कर लेते हैं, या फिर जो बाकी और रहे, चाहे वो ऋषभ देव जी की बात कर लेते हैं, ठीक है, आदिनाथ जी की बात कर लेते हैं।
तो ये जो कह सकते हैं जो पर्सनालिटी रही हैं, यानी कि जो तीर्थंकर रहे हैं जैनिज्म के, तो उनके बारे में आपको कवर करना है। कौन कौन सी संगीति हुई है, यानी कि जो समिट हुई थी बुद्धिज्म और जैनिज्म की, ये भी आपको कवर करना है। जैनिज्म में जो उनके मतलब कह सकते हैं कि जो लिटरेचर से इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट हैं उनको कवर करना है, ठीक है। उनकी जो स्क्रिप्ट है वो किस में रही है, लैंग्वेज क्या थी, ये सारी बातें आपके एग्जाम में आती हैं, तो आपको यहाँ से कवर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया आपका। इसके अलावा हम बात करें मॉडर्न एज की बात की, तो मॉडर्न एज की मॉडर्न इकोनॉमी की तो कैसी थी, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, ये सब बातें आपको कवर करना है। गुप्ताज में बात करें तो गुप्ता में जो रूलर रहे हैं, जिनके जो आर्किटेक्चर इन्होंने डिजाइन किया, इकोनॉमी कंडीशन कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था, ठीक है। जो कॉइन्स इन्होंने रिलीज किए वो कौन से किए थे, ऐसे क्वेश्चन यहाँ से मौर्यन से भी बनते हैं और गुप्तों से भी बनते हैं। रीजनल स्टेट ड्यूरिंग गुप्ता एरा की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे, जैसे हम बात कर लेते हैं कि जो वाकाटक रहे हैं, परमार, राष्ट्रकूट, सातवाहन, ठीक है, कदम, पल्लव, पल्लवों की बात कर लें, तो ये सभी कहाँ पर आ जाते हैं, तो याद रखना आपके रीजनल जो स्टेट्स रहे हैं इनको आपको कवर करना पड़ेगा। चालुक्य और बादामी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके सिलेबस का पार्ट है, आपको यहाँ से कवर करना पड़ेगा। तो उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन, विलेज इकोनॉमी, आर्ट और आर्किटेक्चर की बात कर लेते हैं, जो लिटरेरी वर्क रहा है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको कवर करनी पड़ेगी, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। चोला एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी एंड सोसाइटी की बात कर लेते हैं, तो चोल इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है, ये अर्ली मिडाइवल का सेक्शन आ जाता है। और चोलों में अगर देखा जाए तो चोलों का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आ जाता है आप लोगों के लिए, जो कवर किया जाता है एग्जाम में, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो राजेंद्र चोल और राजराज प्रथम रहे हैं, यहाँ से 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण बनते हैं। और स्पेशली देखा जाए तो इनका जो इन्वेजन रहा या जो कंक्वर किया था फॉरेन कंट्रीज को, वो क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं आपके पेपर में, तो आपको इन टॉपिक्स को कवर करना है। तो ये सभी हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का पार्ट आ जाते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मिडाइवल, तो मिडाइवल में अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या आ जाता है, तो देख सकते हैं कि जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा रहा, ठीक है। तो इसमें जो स्लेव डायनेस्टी हो गया, खिलजी, तुगलक, लोधी, सैयद, तो इनको कवर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। इनका स्पेशली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन्होंने क्या करवाया, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम, कि विजयनगर में किन किन रूल किया, बहमनी किंगडम का रूलर कौन थे, कहाँ पर शासन किया, कुछ इनके जो वर्क रहे इंपॉर्टेंट वो आपको कवर करने हैं, ठीक है। भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, हर बार 2 से 3 क्वेश्चन आपके भक्ति और सूफी मूवमेंट से बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपको कवर करना है। स्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर की बात कर लेते हैं, ठीक है। मुगल एम्पायर में जो स्पेशली देखा जाए बाबर से लेकर औरंगजेब तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक आपको सारा कवर करना पड़ेगा कि इन्होंने क्या काम करवाया, कौन सा बैटल हुआ, कहाँ पर किसने रूल किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कोई सिटी अगर फॉर्मेशन किया तो वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लिटरेरी वर्क हुआ है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस रीजन से, ठीक है। ध्यान रखना है, स्पेशली अकबर और अगर देखा जाए तो अकबर के अलावा जहांगीर और शाहजहां और औरंगजेब, ये 4 तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप उनको कवर करेंगे। राइज ऑफ सूर डायनेस्टी एंड डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, फिर भी लेकिन बनते हैं, हर बार क्वेश्चन पेपर में देखे गए हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका क्या जाता है, तो जो है सबसे ज्यादा वेटेज मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है, ध्यान रखेंगे 40% के लगभग, ठीक है। 40% के लगभग जो वेटेज रहेगा ना, याद रखना 40% के लगभग जो वेटेज आता है वो मॉडर्न हिस्ट्री का रहता है हर बार का, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कोलोनियलिज्म इन इंडिया, ब्रिटिश राज, ब्रिटिश एक्सपांशन, कैसे अंग्रेज आए, ब्रिटिश आए, और फिर जो फॉरेन कंपनीज भारत में आए, कैसे उन्होंने एक्सपेंड किया अपने आप को, उनकी फैक्ट्री कहाँ पर लगी, किस जगह पे उनका लोकेशन था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो पुर्तगीज रहे हों, या अगर मैं बात कर लेता हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इनके जो बैटल हुए हैं या फिर इन्होंने जो है ट्रीटी की है वो कहाँ पर हुई, कौन सी हुई, तो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो एक्ट हैं तमाम रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो गया, ठीक है। तो ये और चार्टर एक्ट की बात कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट हो आपका 1773 हो, 1793 की बात कर लेते हैं, फिर चार्टर एक्ट 1813, 1833, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारे एक्ट। एंड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, जो सामाजिक सुधार आंदोलन रहे, सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन, चाहे वो ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ठीक है, अलग अलग जो कह सकते हैं कि यहाँ पे मूवमेंट या कह सकते हैं कि आंदोलन शुरू किए गए थे समाज सुधार के लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, मार्च मूवमेंट एंड ब्रिटिश रूल, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर लेते हैं कि भारत में जो राष्ट्रीय नेशनल लेवल पर जो मूवमेंट हुआ, आंदोलन हुआ, तो वो कौन कौन से कहाँ पर हुए, चाहे वो ट्राइब्स के रहे हों या किसी वजह से कहीं पर और भी, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि जो फॉर्मर्स के थ्रू जो आंदोलन किए गए हैं,
इंडिया में अलग अलग, जैसे हम बात करें जो लीडर रहे हैं उन्होंने जो आंदोलन किए, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मास मूवमेंट, तो ये सारी चीज़ें, तो ब्रिटिश रूल रहा तो कैसे उन्होंने शासन किया, कौन से क्या कहाँ पर इम्पोज किया, कौन सी चीज़ें बदलाव की, जैसे कि हम बात करते हैं सेक्रीफाइस को लेकर के इन्होंने बैन कब लगा, सती सिस्टम को कब एबोलिश किया, तो ऐसी सारी चीज़ें जो होती हैं आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको कवर करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस समिट, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो समिट हुई, कौन सी कहाँ पर हुई, इसमें क्या डिसीजन लिया गया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर पूछे जाते हैं। उनके प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और वायसराय कौन था उस टाइम पे, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। गांधीयन मूवमेंट की बात करें तो महात्मा गांधी जब भारत वापस आते हैं तो उन्होंने क्या कौन कौन से मूवमेंट किए, कहाँ पर किया, जैसे चंपारण हो गया, ठीक है, नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन खेड़ा, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर मूवमेंट, तो ऐसे कई सारे, क्विट इंडिया, तो सारी चीज़ें आपके एग्जाम में यहाँ से बनती हैं और आपको पढ़ना पड़ेगा। यूरोपियन हिस्ट्री, फ्रेंच इंग्लिश एंड अमेरिकन रशियन रेवोल्यूशन, तो ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाते हैं, पर यहाँ से बहुत लिमिटेड क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन मैक्सिमम हर बार बनते हैं, ठीक है, वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 को लेकर के, तो 1-2 या 3 क्वेश्चन ही बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो आपके सिलेबस का पार्ट रहे, आपको इनको कवर करना है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आप याद रखना, इनको आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। ये हाई स्कोरिंग और हाई वेटेज टॉपिक हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आप इतनी सारी टॉपिक्स को कवर कर लेते हैं तो आपको हिस्ट्री में अच्छे स्कोर गेन करने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैंने आप लोगों को बताई समझ में आई होंगी, और साथ साथ में देखा जाए तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं CUT-PG 2026 के लिए, तो आप सब जुड़ करके हमारे इन सारे टॉपिक्स को आप क्लियर कर सकते हैं बेहतर तरीके से। तो हमारे कोर्सेज भी हैं, अगर आपको किसी को अगर कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे अभिमन्यु सुप्रीम 2.2 हमारा ये फाउंडेशन बैच है, और हमारा जो महापैक है, महापैक एवरग्रीन बैच हमारा, यानी कि इसमें सारे बैचेस का एक्सेस, अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा, किसी भी तरीके का कोई एक्स्ट्रा चार्जेस में नहीं हिडन रहेगा, ठीक है। मतलब एक बार आप बैच लेते हो और सारे बैचेस जितने आए होंगे या जो रहे होंगे सारे बैचेस आपको इसमें मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्सेज सब इसके अंदर इंक्लूड रहता है, सब कुछ आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि एक बार पेमेंट करने के बाद आपको मिल जाएगा, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं रहेंगे, ठीक है। और अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे 80-30 कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा, यहाँ पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। 80-30 कोड का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में हमारी जो क्लास होती है रात में 8 बजे होती है सेम चैनल पर, तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है @atul_sir_247। यहाँ पर तमाम सभी जो YT क्लास की PDF नोट्स और क्विज जो होती है आप लोगों के लिए, वो यहीं पर मिलेगी। साथ में ये हमारी ईमेल ID है, आप एडमिशन रिलेटेड या किसी और भी क्वेरी के लिए आप मुझे यहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आप लोगों को रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने आप लोगों को बताया है वो चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। बाकी और भी जानकारी के लिए मेरी ईमेल ID है, आप मुझे यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई क्वेरी भी है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, बताइएगा। बाकी सेशन को लाइक करना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।